हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों प्रत्यास्थता लेसन को समाप्त किया था, तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और हाइड्रोस्टैटिक के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ बच्चों कि द्रव्य स्थैतिकी क्या होता है। तो चलिए मैं उसको डिफाइन करता हूँ बच्चों कि द्रव्य स्थैतिकी क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को द्रव्य स्थैतिकी का यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूँ, है ना, डेफिनेशन लिख देता हूँ कि क्या होता है। देखिए, द्रव्य स्थैतिकी, द्रव्य स्थैतिकी देखिए भौतिकी का वैसा शाखा, है ना, भौतिकी का वैसा शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में, है ना, जिसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में द्रव्य का अध्ययन किया जाता है। स्थिर अवस्था में द्रव्य का अध्ययन किया जाता है द्रव्य स्थैतिकी कहलाता है। द्रव्य स्थैतिकी कहलाता है बच्चों। इसी तरह यदि गतिशील द्रव्य का अध्ययन किया जाए तो उसको हम लोग द्रव्य गतिकी कहते हैं, है ना। द्रव्य गतिकी के बारे में भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या होता है द्रव्य गतिकी। देखिए भौतिकी का वैसा शाखा, है ना, भौतिकी का वैसा शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है। गतिशील द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है ना, अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? द्रव्य गतिकी कहते हैं, है ना, द्रव्य गतिकी कहलाता है। हाइड्रोडायनेमिक्स कहलाता है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसके अंतर्गत क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग इसका अध्ययन करेंगे यहाँ पर श्यानता का, है ना, द्रव्य का एक गुण होता है उसका श्यानता, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर उसका अध्ययन करेंगे, है ना। और द्रव्य स्थितिकी में अध्ययन किया जाता है जैसे पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, है ना, पृष्ठ तनाव, तो यहाँ पर उसका हम लोग अध्ययन करेंगे इस चीज़ में। जैसे यहाँ पर क्या होता है, पास्कल का नियम के बारे में अध्ययन करना है ना, पास्कल का नियम क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। और साथ में पृष्ठ तनाव भी इसी में हम लोग पढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, हम लोग इसी में पढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया बच्चों की द्रव्य स्थितिकी किसको कहते हैं। भौतिकी का वैसा शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में, मतलब द्रव्य यदि शांत रहता है, स्थिर रहता है, तो द्रव्य अपना क्या गुण दिखाता है उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। स्थिर अवस्था में द्रव्य का अध्ययन किया जाता है तो द्रव्य स्थितिकी कहलाता है। लेकिन ठीक उसका विपरीत द्रव्य गतिकी किसको कहते हैं कि भौतिकी का वैसा शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील द्रव्यों का, द्रव्य प्रवाहित हो रही है, द्रव्य बह रही है, तब हम लोग उसका अध्ययन करते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप लोगों को जानना है बच्चों कि सिर्फ यहाँ पे हम लोग द्रव्य का ही अध्ययन है, तरल का भी अध्ययन करते हैं। तरल, है ना, तरल किसको कहा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्लूइड कहते हैं, तरल किसको कहते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं किसे कहते हैं। तो देखिए वैसा पदार्थ तरल कहलाता है ना, वैसा पदार्थ तरल कहलाता है ना, वैसा पदार्थ तरल कहलाता है जो प्रवाहित होने की, है ना, जो प्रवाहित हो सकता है, जो प्रवाहित अथवा या भी लिख सकते हैं प्रवाहित या बह सकता है ना, जो बह सकता है। जैसे कि द्रव्य बह सकती है, हवा बह सकती है, गैस बह सकती है, तो ये सब जितने भी चीज़ आते हैं सब तरल के अंतर्गत आएंगे। वैसा पदार्थ तरल कहलाता है जो प्रवाहित या बह सकता है तथा, है ना, तथा इसका कोई, है ना, इसका कोई भी आकार तथा है ना आयतन निश्चित नहीं होता है। इसका कोई आकार तथा आयतन निश्चित नहीं होता है।
निश्चित नहीं होता है, आकार तथा आयतन निश्चित नहीं होता है, तरल कहलाता है, तरल कहलाता है ना। तो इन तरलों का अध्ययन हम लोग द्रव्य स्थितिकी में करते हैं बच्चों। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो अब यहाँ पर एक और टॉपिक्स आप लोगों को देखना है बच्चों कि दाब किसको कहते हैं, है ना। दाब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रेशर भी हम लोग कहते हैं, प्रेशर, है ना, प्रेशर। ऐसे तो दाब बच्चों ठोस की सतह पर जब लगाया जाता है तो किसी भी दिशा में हम लोग दाब लगा सकते हैं। ठोस की सतह पर दाब किसी भी दिशा में लगाया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग तरल पर दाब लगाते हैं, है ना, या द्रव्य पर जब हम लोग दाब लगाते हैं तो दाब जो होता है वो क्या होना चाहिए कि उस द्रव्य की सतह के जस्ट लंबवत होना चाहिए। तो यहाँ पर दाब का अर्थ हो गया बच्चों यहाँ पर द्रव्य दाब या तरल दाब से, है ना, तरल का दाब से हम लोग यहाँ पर अर्थ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ठोस के बारे में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग द्रव्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो है ना, तरल की सतह पर या द्रव्य की सतह पर दाब का परिभाषा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, द्रव्य की सतह पर दाब, द्रव्य की सतह पर दाब, है ना, द्रव्य की सतह पर दाब का परिभाषा कैसे दिया जाता है। देखिए, किसी द्रव्य के है ना एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, या प्रति एकांक लिख सकते हैं, किसी द्रव्य के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उसके सतह के, है ना, उसके सतह के लंबवत, उसके सतह के लंबवत लगने वाले बल को, उसके सतह के लंबवत लगने वाले बल को, उसके सतह के लंबवत लगने वाले बल को, है ना, बल को दाब कहते हैं, दाब कहते हैं। क्या समझ में आया? किसी द्रव्य के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उसकी सतह के लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझ में आए, आपको आता होगा, आप ये बात समझते भी होंगे कि मान लेते हैं कि यदि ये मेरा कोई ठोस है तो इस ठोस की सतह पर दाब आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, इस दिशा में लगा सकते हैं, है ना, इस दिशा में लगा सकते हैं, या लंबवत लगा सकते हैं, किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। लेकिन जब यदि एक आपके पास तरल है और ये तरल का ऊपरी सतह है तो इस सतह पर दाब जो है आप कैसे लगा सकते हैं? सिर्फ लंबवत दिशा में ही आप हमको दाब लगा सकते हैं। इस दिशा में आप दाब नहीं लगा सकते हैं, या फिर इसके सतह के समांतर आप दाब नहीं लगा सकते हैं। तो तरल के जो ऊपरी सतह होता है या द्रव्य का जो ऊपरी सतह होता है, और दाब सिर्फ उस पर क्या कर सकते हैं, है ना, लंबवत ही लगा सकते हैं बच्चों। तो ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। तो द्रव्य की सतह पर दाब, किसी द्रव्य के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उसकी सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। तो यहाँ पर बात समझने का प्रयास करिए। देखिए माना किसी द्रव्य का ऊपरी सतह, किसी द्रव्य का ऊपरी सतह का क्षेत्रफल, किसी द्रव्य का ऊपरी सतह का क्षेत्रफल A है तथा उस पर, है ना, तथा उस पर F बल आरोपित किया जा रहा है, F बल आरोपित किया जा रहा है, F बल आरोपित किया जा रहा है। माना किसी द्रव्य का ऊपरी सतह का क्षेत्रफल A है तथा उस पर F बल आरोपित किया जा रहा है। मान लेते हैं कि ये द्रव्य का ऊपरी सतह है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इस प्रकार देखिए, इसका क्षेत्रफल कितना है, A है, और इस पर जो बल आरोपित हो रहा है वो बल F है। तो उस पर दाब कितना होगा? तो यहाँ पर हम एक बात और लिखते हैं कि A क्षेत्रफल पर, है ना, A क्षेत्रफल पर F बल लग रहा है ना, A क्षेत्रफल पर F बल लग रहा है ना। तो एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लगेगा? एकांक क्षेत्रफल पर F/A बल लगेगा, है ना। तो यही तो मेरा दाब का परिभाषा है। आप देखिए, किसी द्रव्य के प्रति एकांक क्षेत्रफल, है ना, पर उसके सतह के लंबवत लगने वाले बल को, तो ये मेरा क्या हो गया? दाब हो गया। तो दाब को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो P = क्या हो गया मेरा? F/A। ये मेरा दाब का, है ना, सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब दाब का मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं कि दाब का मात्रक क्या होगा? दाब का मात्रक, तो यहाँ बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पास्कल कहते हैं। तो इसकी बीमा कितनी हो जाएगी?
इसकी बीमा, तो बल की बीमा आप लोग जानते हैं mL/t-2 और नीचे में क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का बीमा होता है L²। तो एक L कैंसिल हो गया और एक L को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो mL-1 हो जाएगा और t-2, तो ये दाब का मेरा बीमा हो गया। तो आप लोग ये बातें बच्चे क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी सतह का क्षेत्रफल यदि ज़्यादा होता है तो दाब का मान जो होता है कम होता है ना, या फिर किसी भी सतह का क्षेत्रफल यदि कम होगा तो दाब वहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि है ना दाब जो होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है ना। आप देख रहे हैं कि दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती संबंधित होता है, अर्थात है ना क्षेत्रफल का मान बढ़ने पर दाब का मान क्या होता है, अपने आप घट जाता है। देखिए दाब, यहाँ पे मैं बात लिख देना चाहता हूँ कि दाब, देखिए दाब तथा क्षेत्रफल, दाब तथा क्षेत्रफल है ना एक दूसरे के है ना एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती संबंधित होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती संबंधित होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती संबंधित होता है। बच्चों आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे, व्युत्क्रमानुपाती संबंधित अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि क्षेत्रफल का मान बढ़ने पर, अर्थात क्षेत्रफल का मान बढ़ने पर दाब क्या होता है, घट जाता है ना, दाब घट जाता है। क्षेत्रफल का मान बढ़ने पर दाब घट जाता है या फिर क्षेत्रफल का मान घटने पर दाब बढ़ जाता है ना। तो इसका आप लोगों ने कई उदाहरण अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा बच्चों, तो इसका कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूँ, है ना। क्या है इसका उदाहरण, है ना। तो सबसे पहला इसका उदाहरण क्या होता है कि कील, आप लोग के घर में भी कील होगा बच्चों, तो आप लोग देखिएगा कि कील का जो इस प्रकार की जो आकृति होती है, ये जो आगे का भाग इसका नुकीला होता है ना। नुकीला होने से इसमें क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, कम होता है। आप देख रहे हैं कि कील का यहाँ पर जो आगे का पोर्शन जो नुकीला होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत कम होता है। क्षेत्रफल इसका कम होने के वजह से क्या होता है कि यहाँ पर दाब का मान बढ़ जाता है। दाब का मान बढ़ने से ये दीवार पर या लकड़ी पर आसानी से है ना अंदर जा सकता है। तो सबसे पहला इसका उदाहरण तो यही हो गया। इसका दूसरा उदाहरण आप लोग रेगिस्तान में जो प्रसिद्ध जो एनिमल है जिसको हम लोग कैमल, ऊँट कहते हैं बच्चों, तो उसका आप लोग देखते होंगे कि उसका पैर जो होता है वो उसका क्षेत्रफल, पैर का क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा होता है ना। अन्य जानवरों की तुलना में ऊँट का, कैमल का पैर का जो तलवा होता है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। जानते हैं वो क्यों होता है ज़्यादा? क्योंकि आप जानते हैं रेगिस्तान में बालू ही बालू पाया जाता है और बालू में कोई भी चीज़ आसानी से धंस जाता है ना। तो ऊँट को वहाँ पर बालू में चलने में दिक्कत ना हो, इसीलिए उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है ना प्रकृति ने बना कर भेजा है, ताकि जब वो बालू पर चले तो क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण बालू पर दाब का मान कम हो जाए और जिसके वजह से वो बालू में नहीं धंस पाए। इसीलिए ऊँट का पैर का जो तलवा होता है उसका क्षेत्रफल जो होता है वो ज़्यादा होता है ना। ये तो दूसरा उदाहरण देखा। तीसरा उदाहरण आप लोग अपने स्कूल बैग में देखे होंगे बच्चों। जो स्कूल बैग होता है, जब आप लोग बैग को जो अपने कंधे पर जब लटकाते हैं बच्चों, तो उसमें जो एक फीता आता है, एक बैंड आता है ना, जिसे हम लोग अपने कंधे पर लटकाते हैं, वो काफ़ी चौड़ा होता है। वो चौड़ा होने का क्या वजह है ना, वो जो हम लोग फीता जो अपने कंधे पे लटका करके चलते हैं है ना स्कूल जाने के समय में, तो वो बैंड काफ़ी चौड़ा होता है। आखिर चौड़ा होने का वजह क्या है? यदि वो चौड़ा होगा तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। क्षेत्रफल ज़्यादा होने के वजह से है ना वो क्या करेगा, हमारे पीठ पर है ना दाब कम आरोपित करेगा, जिसके वजह से मुझे तकलीफ़ कम होगी। चाहे बैग मेरा कितना भी भारी क्यों ना हो, है ना, उसका बैंड है ना, उसका पट्टी जो होता है वो काफ़ी चौड़ा होने के वजह से क्षेत्रफल उसका ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से वो पीठ पर दाब कम आरोपित करेगा और मुझे परेशानी कम होगी। इसीलिए उसका किसी भी बैग की जो पट्टी होती है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा बनाया जाता है ना। चौथा नंबर का एग्जाम्पल है,
चौथा नंबर का एग्जाम्पल ये होता है बच्चों कि कभी कभी आप लोग सर्कस में, है ना, जब आपके गांव मोहल्ला में जब सर्कस आता है दिखाने के लिए, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि कलाकार सब क्या करता है कि अपने पीठ के ऊपर जो है ना, हाथी को चढ़ा लेता है ना, या फिर बड़े बड़े वाहनों को, है ना, कार को या फिर मोटरसाइकिल को अपने छाती के ऊपर से पार कर लेता है। वो किस प्रकार करता है, तो आप लोग देखते होंगे कि इसके पहले जो है वो हाथी को चढ़ा रहा है या फिर वाहन को अपने ऊपर चढ़ा रहा है, तो इससे पहले वो क्या करता है कि अपने ऊपर जो है एक तख्ती दे देता है, एक प्लेट या एक पटरा को अपने छाती पर दे देता है, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्षेत्रफल ज़्यादा होने के वजह से जब वाहन जब उसके ऊपर चढ़ता है तो, है ना, उस पर दाब कम आरोपित होता है, जिसके वजह से अंदर रहने वाले व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त होने से वो काफ़ी बच सकता है। इसीलिए उसके ऊपर वो पटरा देता है। यदि वो पटरा ना दे, लकड़ी का तख्ती यदि ना दे, तो क्या हो सकता है मालूम है, तो पूरा जो क्षेत्रफल जो है घट जाएगा और दाब काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा, जिसके वजह से जो व्यक्ति अपने ऊपर वाहन को चढ़ा रहा है वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो ये बातें आप लोगों को दाब के केस में मिलता होगा बच्चों। और भी न जाने कई उदाहरण हैं, है ना, कई उदाहरण है बच्चों, जिसके वजह से आप दाब को क्षेत्रफल के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके देख सकते हैं। यदि आप लोगों को कोई और उदाहरण यदि मालूम है तो आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में और कुछ देखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग एक टॉपिक्स को देखिए कि द्रव्य के अंदर जो होता है ना, दाब तो आप लोगों को पता चल गया कि द्रव्य के अंदर द्रव्य के द्वारा कितना दाब डाला जाता है, इस चीज़ पर हम लोग विचार करते हैं। मान लेते हैं कि एक पात्र के अंदर, है ना, एक पात्र है यहाँ पर बच्चों, आप समझिए कि ये पात्र क्या है कि द्रव्य से देखिए पूर्णतः भरा हुआ है ना, द्रव्य पूर्णतः ये भरा हुआ है। अब ये द्रव्य जो है ना, अब द्रव्य जो है इस सतह पर कितना दाब डालता है, इसका व्यंजक हम लोगों को ज्ञात करना है। इसके बारे में हम लोगों को पता करना है कि द्रव्य के द्वारा डाला गया दाब का व्यंजक क्या होता है। तो मैं यहाँ पे शीर्षक क्या लिख देता हूँ बच्चों कि द्रव्य के द्वारा, देखिए यहाँ पर कि द्रव्य के द्वारा डाला गया दाब का व्यंजक, द्रव्य के द्वारा डाला गया दाब का व्यंजक, दाब का व्यंजक हम लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ये बात कि मान लेते हैं कि माना कि इस पात्र के अंदर जो द्रव्य भरा गया है उसका घनत्व कितना है, उसका घनत्व है रो, है ना, रो घनत्व का इसके अंदर द्रव्य भरा गया है। तो माना देखिए पात्र के अंदर, माना पात्र के अंदर, है ना, पात्र के अंदर रो घनत्व का, है ना, रो घनत्व का द्रव्य रखा गया है, रो घनत्व का द्रव्य रखा गया है, रो घनत्व का द्रव्य रखा गया। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए दाब का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस द्रव्य में एक छोटा सा द्रव्य खंड पर हम लोग विचार करते हैं, है ना, एक द्रव्य खंड पर हम लोग विचार करते हैं। ये एक द्रव्य खंड है बच्चों, आपको देख पा रहे होंगे कि ये एक द्रव्य खंड है जिसका, है ना, सतह से, है ना, जिसका सतह से गहराई कितना है, h है ना। ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो बेलनाकार जो हम लोग द्रव्य खंड माने हैं, इस द्रव्य खंड का ऊंचाई कितना है, h है। हम लोग ज्ञात क्या कर रहे हैं कि h गहराई पर द्रव्य के द्वारा दाब कितना होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि दाब का मान ज्ञात करने के लिए, बात समझिए कि दाब का मान ज्ञात करने के लिए द्रव्य, है ना, दाब का मान ज्ञात करने के लिए द्रव्य की सतह से, द्रव्य की सतह से h गहराई, द्रव्य की सतह पर या से, द्रव्य की सतह से h गहराई, h गहराई तक लिखते हैं, h गहराई तक एक बेलनाकार, है ना, एक बेलनाकार द्रव्य खंड, एक बेलनाकार द्रव्य खंड की, बेलनाकार द्रव्य खंड की कल्पना करते हैं, द्रव्य खंड की कल्पना करते हैं, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अर्थात ये जो द्रव्य खंड देख रहे हैं ना, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है ना। तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे कि इस द्रव्य खंड के द्वारा h गहराई पर कितना दाब आरोपित होगा, ये चीज़ हम लोगों को पता चल जाएगा।
तो एक बात यहाँ समझिए कि द्रव्य खंड द्वारा, है ना, द्रव्य खंड द्वारा, है ना, डाला गया दाब कितना हो जाएगा, है ना। या सबसे पहले हम लोग बल की गणना कर लेते हैं, बल की गणना करने के बाद हम लोग दाब की गणना कर लेंगे। तो लिखेंगे, देखिए द्रव्य खंड द्वारा, देखिए द्रव्य खंड द्वारा, द्रव्य खंड द्वारा H गहराई पर आरोपित बल, H गहराई पर आरोपित बल, H गहराई पर आरोपित बल कितना हो जाएगा। तो यह बल जो होगा वो द्रव्य खंड के भार के बराबर होगा, है ना। द्रव्य खंड द्वारा H गहराई पर आरोपित बल बराबर द्रव्य खंड का भार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, द्रव्य खंड का भार हो जाएगा, है ना। तो द्रव्य खंड का भार आप लोग जानते हैं क्या होता है ना, द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण, इसी को हम लोग को क्या कहते हैं, भार कहते हैं, mg गुरुत्व त्वरण होता है ना। तो द्रव्यमान, अब हम लोग इसका कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप लोग घनत्व की परिभाषा आप लोग जानते हैं बच्चों, घनत्व की परिभाषा क्या होती है, घनत्व बराबर होता है कि द्रव्यमान बटा आयतन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, घनत्व कहते हैं। तो यहीं से हम लोग द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, आयतन गुना घनत्व हो जाएगा। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन गुना घनत्व, और गुरुत्व त्वरण को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो जी से सूचित करते हैं। अब हमको बताइए कि इस द्रव्य खंड का आयतन कितना होगा, जबकि इसकी ऊंचाई या गहराई, है ना, h है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन बराबर भी आप लोग जानते होंगे, आयतन बराबर क्या होता है कि क्षेत्रफल गुना लंबाई, इसको आयतन कहा जाता है। तो क्षेत्रफल इसका a है ना, और लंबाई इसका h है, तो ah इसका आयतन हो गया। तो आयतन के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, ah, और घनत्व तो हम लोग पहले ही माने हैं रो है, और ये गुरुत्व त्वरण g हो गया। तो इतना ही बल द्रव्य खंड द्वारा H गहराई पर आरोपित किया जाएगा, है ना। हमने लिखा है द्रव्य खंड द्वारा H गहराई पर आरोपित बल द्रव्य खंड का भार। तो द्रव्य खंड का भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण। द्रव्यमान बराबर भी जानते हैं आयतन गुना घनत्व, है ना, और जी से इसको गुना किया तो ये भार में बदल गया। आयतन AH के बराबर होता है, घनत्व रो है और गुरुत्व त्वरण जी है। तो द्रव्य खंड द्वारा H गहराई पर इतना बल आरोपित करेगा। दाब की परिभाषा से आप यहाँ पे देखिए कि दाब की परिभाषा से, है ना, दाब की परिभाषा से दाब बराबर क्या होता है, P = F/A। तो F का मान तो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया, F की जगह मैं यहाँ रख दूंगा। तो AH रो जी और नीचे में हो गया A, तो A यहाँ से कैंसिल हो गया। तो दाब बराबर कितना हो जाएगा, रो जी H। इसको अरेंज करके लिखेंगे, किसी भी, है ना, द्रव्य खंड द्वारा, किसी भी द्रव्य द्वारा, है ना, कितनी गहराई पर कितना दाब आरोपित किया जा रहा है, इस चीज़ का व्यंजक में इस फार्मूला से, या मान जो है इस फार्मूला से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो आप ये बात देख सकते हैं कि किसी भी द्रव्य का दाब जो होता है उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है ना, किस ऊंचाई पर कितना दाब होगा, है ना, इसका मान हम लोग इस व्यंजक से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस पात्र को आप देखिए, और इस फार्मूले के जरिए जो है आप इस बात को पता लगा सकते हैं कि ऊपरी सतह पर, द्रव्य की ऊपरी सतह पर, है ना, दाब का मान द्रव्य के द्वारा एकदम न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है या शून्य होता है, क्योंकि ऊपरी सतह पर H जो है द्रव्य स्तंभ की जो ऊंचाई होती है वो 0 है। जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जाते हैं तो गहराई का मान में वृद्धि होती है, H का मान में वृद्धि होती है। तो H के मान में वृद्धि होने के कारण, है ना, दाब का मान बढ़ता जाता है, और अंततः जो द्रव्य के जो आधार देख रहे हैं ना, ये बॉटम देख रहे हैं, तो यहाँ पर द्रव्य के द्वारा दाब का मान सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है ना। तो इस फार्मूला के द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं P = ρgH। तो आप एक उदाहरण हमको यहाँ पर बताएं बच्चों कि मानव के शरीर में रक्त दाब सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, हमारे मस्तिष्क में या हमारे पैर में, है ना। मानव शरीर में, है ना, मानव शरीर में रक्त का दाब, रक्त का दाब सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा हमारे पैर में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा हमारे पैर में पाया जाता है,
सबसे ज़्यादा हमारे पैर में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि है ना, रक्त की जो गहराई है वो हमारे हृदय से पैर में ज़्यादा होता है मस्तिष्क की तुलना में, इसीलिए रक्त के द्वारा पैर में ज़्यादा दाब डाला जाता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों कि द्रव्य की सतह पर या द्रव्य के द्वारा कितना दाब किस गहराई पर डाला जाता है, उसका व्यंजक मैंने निकाल दिया। तो अब यहाँ पर एक बात और समझिए कि पास्कल का नियम क्या होता है बच्चों। पास्कल का नियम है ना, पास्कल का नियम किसको कहते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है बच्चों, पास्कल का नियम, है ना। और यही नियम जो है हमारा लाइफ जो है, मतलब एक तरह से वैज्ञानिक दुनिया को बदल के रखा हुआ है बच्चों। ये पास्कल का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, इसे समझने का प्रयास करिए। देखिए, इस नियम के अनुसार, बात समझिए कि इस नियम के अनुसार, है ना, इस नियम के अनुसार द्रव्य की, है ना, द्रव्य पर, किसी द्रव्य पर डाला गया दाब, किसी द्रव्य पर डाला गया दाब संपूर्ण द्रव्य में समान रूप से प्रसारित होता है, समान रूप से प्रसारित हो जाता है या होता है, समान रूप से प्रसारित होता है। इसे पास्कल का नियम कहते हैं, इसे पास्कल का नियम कहते हैं, है ना, इसे पास्कल का नियम कहते हैं। और पास्कल के नियम के अनुसार, है ना, किसी द्रव्य पर डाला गया दाब, है ना, दाब संपूर्ण द्रव्य में समान रूप से प्रसारित हो जाता है। तो मान लेते हैं बच्चों कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक क्या है, घन के आकार का एक पात्र है ना, एक बर्तन है। इस बर्तन पर मैंने इस सतह पर दाब डाला और ये बर्तन द्रव्य से समान रूप से भरा हुआ है, द्रव्य से पूर्णतः भरा हुआ है। जब मैं यहाँ पर दाब डालता हूँ तो यह दाब संपूर्ण द्रव्य में समान रूप से फैल जाता है। इसका मतलब है कि इधर भी उतना ही दाब लगेगा, इधर भी उतना ही दाब लगेगा, इधर भी उतना ही दाब लगेगा, सभी दिशा में समान रूप से दाब लगता है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि जिस दिशा में आप दाब लगा रहे हैं उसी दिशा में दाब ज़्यादा होगा, ऐसी बातें नहीं होती है। समान रूप, है ना, सभी दिशा में समान रूप से दाब लगता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लेता हूँ कि ये एक क्या है, मेरे पास एक बेलनाकार एक बर्तन है या फिर एक ट्यूब है। इस ट्यूब में यहाँ पर एक छिद्र किया हुआ है जिससे पानी बाहर निकल सकता है, और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है ना, और यहाँ पर एक छिद्र है, यहाँ पर भी एक छिद्र है और यहाँ पर भी एक छिद्र है। इसका मतलब है कि इस बर्तन पर 3 छिद्र हैं, एक छिद्र यहाँ है, एक छिद्र यहाँ, एक छिद्र, और ये बर्तन जो है द्रव्य से पूर्णतः भरा हुआ है। जब आप इस पिस्टन को दबा करके अंदर की ओर घसकाते हैं तो आप कहेंगे कि सर पानी का वेग सबसे ज़्यादा इस दिशा में होगा, है ना, क्योंकि दाब आप इधर लगा रहे हैं। लेकिन पास्कल ये बात नहीं मानते। पास्कल ये चीज़ कहते हैं कि दाब जो है संपूर्ण द्रव्य में समान रूप से प्रसारित होता है। इसका मतलब है कि द्रव्य इस बर्तन से इस दिशा में जिस वेग से बाहर निकलेगा उसी वेग से इस दिशा में भी निकलेगा, उसी वेग से इस दिशा में भी बाहर निकलेगा। मतलब सभी दिशा में समान रूप से दाब लगेगा, इस, है ना, मतलब यहाँ पर भी वेग, द्रव्य का वेग, यहाँ पर भी द्रव्य का वेग, यहाँ पर भी द्रव्य का वेग, सभी समान होगा। यही पास्कल ने हमको बताने का प्रयास किया है। क्लियर हो गया बच्चों, है ना। पास्कल का नियम क्या होता है, तो किसी भी द्रव्य में जब आप दाब डालेंगे तो दाब द्रव्य के अंदर समान रूप से फैल जाता है। इसी को हम लोग पास्कल का नियम कहते हैं। आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं बच्चों, है ना, आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ, है ना। साबित करते हैं, पास्कल का नियम हम लोग साबित करते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक, है ना, हम लोग एक क्या करते हैं बच्चों कि एक समकोण त्रिभुज के आकार का एक पात्र लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज के आकार का एक पात्र हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। इस प्रकार हमारा एक पात्र है, समकोण त्रिभुज के आकार का एक पात्र है बच्चों। इस तरह में समकोण त्रिभुज के आकार का ये एक पात्र आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना। ये जो सतह है इसकी लंबाई a है, ये जो सतह है इसकी लंबाई b है,
और ये जो सतह है इसकी लंबाई c है ना, और इसकी जो मोटाई है आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सतह जो होती है मोटाई के अनुसार है, मतलब ये जो है इसकी मोटाई कितनी है t है, तो ये भी मोटाई t होगा और ये भी मोटाई इसका t होगा। तो प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल अलग अलग होगा। हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, देखिए ये है a है, b है, c है, d है, ये e है और ये f है। तो आप हमको बता सकते हैं कि ए बी सी डी सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए ए बी सी डी सतह का क्षेत्रफल, ए बी सी डी सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका लंबाई कितना है a और चौड़ाई इसका t है, तो मतलब ए टी हो गया। इसी तरह अब ये सतह के बारे में बात करते हैं बच्चों, सी डी ई एफ सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, सतह का क्षेत्रफल। तो इस सतह का देखिए आप लंबाई कितना है c है और चौड़ाई इसका t है, तो मतलब सी टी हो गया। अब इस सतह के बारे में आइए, तो ये हो गया ए बी एन एफ ई सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, सतह का क्षेत्रफल। तो इसका लंबाई कितना है b और चौड़ाई इसका t है, तो ये हो जाएगा बी टी। तो अब हम तीनों सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि बारी बारी जो है प्रत्येक सतह पर हम लोग लंबवत बल लगाते हैं। इस दिशा में हमने एफ ए बल लगाया, इस दिशा में हमने एफ बी बल लगाया और इस दिशा में हमने एफ सी बल लगाया, है ना। और ये जो है आप समकोण त्रिभुज, इसका झुकाव कोण थीटा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक सतह पर हम लोगों ने एफ ए एफ बी एफ सी बल लगाया। अब देखिए है ना, समकोण त्रिभुजाकार सतह पर क्रमशः एफ ए एफ बी तथा एफ सी बल आरोपित किया जा रहा है, है ना। अब बल आरोपित किया जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो एफ ए बल लगाए हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि ये कुछ तिरछा बल है, इसीलिए इस बल का हम लोग दो लंबवत दिशा में वियोजित मान ले लेते हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में हम लोग वियोजित मान ले लेते हैं। और ये कोण मेरा थीटा है बच्चों, कंपोनेंट आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा एफ ए कॉस थीटा, कंपोनेंट लेने आप लोगों को आता है, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ ए साइन थीटा। अब यहाँ एक बात समझिए कि संपूर्ण जो पात्र है आपका, संपूर्ण पात्र क्या है, साम्यावस्था में है ना। देखिए संपूर्ण पात्र साम्यावस्था में है ना, संपूर्ण पात्र साम्यावस्था में है। अतः न्यूटन के प्रथम गति नियम से क्या होगा, जब ये साम्यावस्था में है, जब ये विराम की अवस्था में, तो इसमें कोई भी बल नहीं लगेगा, है ना। न्यूटन के प्रथम गति नियम से, है ना, पात्र में कोई भी बल आरोपित नहीं हो रहा है, पात्र में कोई बल आरोपित नहीं हो रहा है, पात्र में कोई बल आरोपित नहीं हो रहा है, पात्र में कोई बल आरोपित नहीं हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि देखिए कि एफ ए साइन थीटा एफ बी को संतुलित कर रहा है, क्योंकि एफ बी की दिशा इधर और एफ ए साइन थीटा की दिशा इधर हो गया, तो एफ बी साइन थीटा बराबर कितना हो गया, तो एफ ए साइन थीटा ये किसको संतुलित कर रहा है, एफ बी को संतुलित कर रहा है। और थोड़ा सा देखिए कि एफ ए कॉस थीटा जो है, जिसकी दिशा नीचे की ओर है, और ये जो एफ सी है उसकी दिशा ऊपर है, इसका मतलब ये दो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एफ सी, और एफ ए तो अपने में एक बल है ही, है ना। तो ये बल का मान हम लोगों को ज्ञात हो गया। अब एक बात बताइए कि ये जो सतह है, ऊपर वाली सतह पर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सतह, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सतह ए बी, है ना, ए बी सी डी, सतह ए बी सी डी पर दाब कितना हो जाएगा, सतह ए बी सी डी पर दाब कितना होगा बच्चों,
तो सतह दाब बराबर हम लोग जानते हैं कि बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो इस सतह पर हम लोगों ने कितना बल लगाया है, तो यहाँ पर FA बल लगाया है, और इस सतह का क्षेत्रफल तो मैंने ऊपर में ही ज्ञात किया है, ABCD सतह का क्षेत्रफल AT होता है, तो AT यहाँ पर लिख दिया। इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे सतह पर निकालेंगे। अब हम लोग इस सतह पर निकालेंगे कि CDEF इस सतह पर कितना दाब लग रहा है। सतह CDEF पर दाब कितना हो जाएगा, तो P बराबर इस पर हम लोग कितना बल लगा रहे हैं, FC बल लगा रहे हैं, तो FC और इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, हम लोग पहले निकाले हैं। CDEF का क्षेत्रफल CT है, तो यहाँ पर हम लोग CT लिख देते हैं इक्वल टू FC का मान देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, FC बराबर FA cos थीटा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, FA cos थीटा, और नीचे में हो गया CT। अब आप चित्र देख करके यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, है ना, तो अब बताइए कि cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर चित्र से आप लोग निकाल सकते हैं कि cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि C और ये लंबाई कितना है मेरा, ये कर्ण है, ये आधार है C है, और कर्ण मेरा कितना है A, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया कि C और नीचे में हो गया बटा A। ये cos थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे कि cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो P बराबर कितना हो जाएगा, देखिए FA cos थीटा का वैल्यू हो गया C, है ना, और नीचे में हो गया A, और इसका क्षेत्रफल है यहाँ पर CT, तो CT कट गया, क्या बच गया, T भी छूट गया, है ना, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है T, तो FA बटा कितना हो जाएगा, AT हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 2 देखिए। तो आप इस दोनों समीकरण को ध्यान से देखें बच्चों, और ये पता चलेगा क्या कि देखिए ये वाली सतह पर, इस वाली सतह पर जो दाब था उसका मान था FA बटा AT, और इस सतह पर दाब का मान भी हमको कितना निकल गया कि FA बटा AT। तो इसका मतलब है कि इस सतह पर द्रव्य के द्वारा दाब और इस सतह पर द्रव्य के द्वारा दाब, दोनों ही सतह पर द्रव्य का दाब समान है। अब हम लोग इस सतह पर दाब का मान ज्ञात करते हैं, ये वाले सतह पर, है ना। अब हम लोग निकालेंगे कि सतह AB है ना, FE है ना, पर दाब का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो दाब बराबर इस सतह पर कितना बल आरोपित किया गया, तो FB बल आरोपित किया गया। क्षेत्रफल कितना है, तो आप लोग निकालें FE का क्षेत्रफल है BT है। और दूसरी बात क्या है कि FB का मान आप लोग जानते हैं कि FA साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या लिख दें, FA यहाँ पर हो गया साइन थीटा और नीचे में हो गया BT, तो P बराबर, अब साइन थीटा का मान हम लोग चित्र से यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर आप लोग चित्र से बताइए कितना होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है B और कर्ण मेरा A है, तो B बाय A निकल जाएगा। तो साइन थीटा का मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो F बाय यहाँ पर हो गया BT और गुना साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया B बाय A, तो B यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बच गया FA बाय AT। तो इस सतह पर भी देखिए है ना, दाब का मान FA बाय AT आया, मतलब तीनों सतह पर दाब का मान समान है ना। देखिए सतह A पर ABCD सतह पर दाब का मान FA बाय AT है। यहाँ पर भी देखिए कि सतह इस पर भी दाब का मान CD है ना, EF पर दाब का मान FA बाय AT है, और सतह AB है ना, FE पर दाब का मान FA बाय AT है। तो कहने का मतलब हो गया कि तीनों सतह पर दाब का मान समान निकला, है ना। तो ये पास्कल के नियम को साबित करता है बच्चों। तो इस कंक्लूजन के द्वारा आप लोग पास्कल का नियम को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि द्रव्य की सतह पर जब दाब डाला जाता है तो दाब समान रूप से प्रसारित हो जाता है, सभी दिशा में दाब का मान समान होता है ना। तो ठीक है बच्चों, आप लोग ये जो आज इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। मैंने बहुत सारे द्रव्य स्थितिकी के बारे में आप लोगों को आज छोटी छोटी बातों आज मैंने बताया है। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो दाब का मान जो है बच्चों गुरुत्वाकर्षण के अधीन परिवर्तित होता है। तो हम लोग कल जो नया टॉपिक्स देखेंगे आने वाले समय में, है ना, दाब पास्कल के नियम का मान में परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन किस प्रकार होता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है बच्चों, आज मेरा इतना ही वीडियो रहेगा। आप लोग वीडियो को देखें बच्चों, अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। जो भी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताने का प्रयास करें, मैं आप लोग तक उसका समाधान जरूर भेजूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज आप लोगों ने जो वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों। अगले दिन नए टॉपिक्स के साथ उपस्थित रहूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
Find the real me.